यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर अब तैयार किया गया कि पूरा का पूरा हमारा जो टारगेट था वो किस प्रकार से हमारा था। तो यूडीआई को यहाँ पर अब यूटिलाइज करना था किसके रूप में, कैश ट्रांसफर ऑफ द सब्सिडी। इस यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्कीम के लिए। तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए ये यूटिलाइज हमको करना था। अब यहाँ पर डीबीटी को जब हम लोग यूज करने के लिए गए हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो डीबीटी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को समझिए कि ये कैसे ये पूरा का पूरा हुआ। तो यहाँ पर अब शुरुआत किया गया इस आधार नंबर का कि आधार नंबर के ऊपर ही हमारा काम होगा। अब यहाँ पर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, सॉरी एईपीएस, ये लाया गया 2011 में। तो एईपीएस यहाँ पर 2011 में लाया गया, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस पूरे के पूरे सिस्टम में क्या किया गया कि आधार कार्ड के ऊपर ही हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सब्सिडी का ट्रांसफर करेंगे और इसे पेमेंट गेटवे के रूप में यूज किया जाएगा। लेकिन हमारे देश में कई बुद्धिजीवियों ने इसके ऊपर घोर आपत्ति की कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कारण यहाँ पर सीधा सा है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर होता है तो जितने भी बिचौलिए हैं उन सबकी इनकम मार खाएगी। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने एलपीजी सिलेंडर को हम लोगों ने आधार कार्ड के साथ जोड़ा तो करीब करीब आपके 2 करोड़ से ज्यादा एलपीजी ग्राहक गायब हो गए। 2 करोड़ के आसपास के एलपीजी ग्राहक अपने कनेक्शन को आधार कार्ड के साथ जुड़वाने के लिए नहीं आए। मतलब ये साफ है 2 करोड़ यहाँ पर ग्राहक क्या थे, हमारे फर्जी थे। हमारे फर्जी, एक आदमी ने दो दो कलेक्शन ले रखे थे। तो यहाँ इस प्रकार के 2 करोड़ का फर्जीवाड़ी का पता चला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं किसके साथ, आधार कार्ड के साथ, ये सारा भेद खुलना शुरू हो जाता है। अभी आप लोग देख रहे हो राशन कार्ड में भी यही काम हो रहा है। राशन कार्ड को भी वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया जा रहा है। तो हर एक राशन कार्ड को अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड होगा, वो कहीं से भी आप राशन उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब सारा का सारा राशन कार्ड वाला में भी करीब करीब आपके कई करोड़ लोग गायब होंगे। पूरा का पूरा रिपोर्ट आएगा जब आपको पता चलेगा कि कई करोड़ हमारी पॉपुलेशन आधार ये राशन कार्ड के ऊपर कम हो गई। इसे भी जोड़ दिया जा रहा है आपका आधार के साथ। अब यहाँ पर इसी में सरकार ने 2017 में खूब कोशिश किया कि सारे बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया जाए। इसका सुप्रीम कोर्ट ने पुरजोर विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के आदेश के ऊपर रोक लगा दी। कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, यह निजी, कह सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। हमारे कहीं ना कहीं जो निजी जानकारियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें करके इसे खत्म कर दिया गया और अकाउंट के साथ आधार नंबर को कंपलसरी नहीं होने दिया गया। यहाँ पर याद रखिएगा, न अकाउंट के साथ कंपलसरी हो पाया, ना मोबाइल नंबर के साथ कंपलसरी हो पाया। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की चीजें हैं। नतीजा सीधा सा इसको समझा जा सकता है, इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी करप्शन में लिप्त है। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी की बात ठीक है, लेकिन आधार कार्ड से आपकी कौन सी प्राइवेसी खंडित होगी। आधार कार्ड से अगर आपकी प्राइवेसी खंडित हो रही है, आपका कोई आधार कार्ड कोई दूसरा पर्सन यूज कर ले, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड का मान लो नंबर किसी को पता चल गया, तो आपका क्या करेगा। कोई भी बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से पैसा ट्रांसफर करने की केवल परमिशन नहीं देता है। उसमें क्या है, आपका उस आधार कार्ड में आपका, ठीक है, सिग्नेचर मिल जाएगा, उसे वहां से आपका उंगली का निशान मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब आप साइन करेंगे तभी आपके अकाउंट से पैसा गिरेगा, या जो आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी गिरता है, उसके बाद ही आप पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग अपने तरीके से सेफ है, हमारे यहाँ डबल सिक्योरिटी है सारे के सारे सिस्टम्स में। तो इतना ज्यादा संभव नहीं है कि सारा पैसा निकल ही जाए हमारे अकाउंट से। खैर, लोगों के अलग अलग विचार थे, नतीजा अंततः इसे कैंसिल कर दिया गया। तो ये था हमारा 12 5 ईयर प्लान जो कि लागू न हो सका। अब समझ में आया। आप लोग को यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर
ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक एक जो आप वो बता रहे थे ना, मेरा मतलब इसमें आवाज ही नहीं आ रहा था। वो जो मनरेगा में जॉब वाला, लोन वाला जो समझा रहे थे ना, वो वाला। वो वाला देखिए, इसमें किया क्या गया था। इसमें खेल बड़ा शातिर तरीके से रचा गया। जब सबसे पहले मनमोहन सिंह आते हैं 2004 में, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के साथ ये क्या करते हैं, सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर, इन सब के रेट को ऊपर कर देते हैं। इन सब के रेट को क्या करते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है, 1998 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी ने, इन्हीं मनमोहन सिंह की कमेटी है जिसका नाम है नरसिम्हन कमेटी। इनका क्या है कमेटी का नाम, नरसिम्हन कमेटी, उसकी रिपोर्ट को लागू किया था। हाँ। अब नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, तो नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके क्या इन्होंने प्रूफ, मतलब क्या काम किया, इसमें कहा गया था सीआरआर को कम करो, रेपो को कम करो, एसएलआर को कम करो, तो इन्होंने पूरा का पूरा सारा कम कर दिया। ये मनमोहन सिंह के द्वारा ही गठित कमेटी थी जिसका यह रिपोर्ट था, उसे लागू कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, सीआरआर कम हो गया, रेपो रेट कम हो गया, एसएलआर कम हो गया। नतीजा, जो बैंकों में एफडी मिलता था, बैंक में जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता था, तो आप देखेंगे 2000 से लेके 2004 के बीच में बहुत कम मिलने लगा। तो आपका 6% से लेके 7% तक ये मिलने लगा। पहले कहाँ ये 9% मिला करता था, तो 9 के जगह पर 6% हो गया। तो 9 के जगह पर 6% हो गया, तो इसमें वैसे लोग जो रिटायर्ड पर्सन थे, वैसे लोग जो रिटायर्ड पर्सन थे, उनको एक प्रकार से लॉस होने लगा। मनमोहन सिंह का कहानी समझिए, मनमोहन सिंह कहाँ कहाँ से रिटायर्ड है, कहाँ कहाँ का इनके पास पेंशन है, ये समझिए। यह आरबीआई से रिटायर्ड है, प्लानिंग कमीशन से रिटायर्ड है यह आपका, अगर बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के पद से रिटायर है, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर का भी पेंशन मिलता है, इनको आरबीआई का भी पेंशन मिलता है। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन में भी अगर कुछ होगा तो निश्चित तौर पर नहीं पता मुझे इसके बारे में। तो ये दो जगह से तो रिटायर्ड है, इनको पेंशन मिलता है। ये बंदा अपने आप में बहुत ईमानदार है, याद रखिएगा। तो ये हर जगह के पेंशन होल्डर है, और इनके पास जो पैसा आता है वो सबका सब जो इन्होंने जीवन भर कमाया, कभी कोई बुरी आदत नहीं है, कभी कोई खर्चा इधर उधर का फालतू खर्चा नहीं है, वो सारा का सारा बैंक में जमा है। दो दो जगह से पेंशन आता है, तो पैसा तो एक जगह पर जमा होगा ही होगा ना, तो तीन जगह से आता होगा। फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा पीएम का भी पेंशन आता है होगा इनको। तो यहाँ पर अब फाइनेंस मिनिस्टर वाला मान लो काट दिया होगा, तो पीएम का तो आ ही रहा होगा, तो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर पीएम वाला तो आ ही रहा होगा, तो दो दो जगह का पेंशन इनका आता है। यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीन तीन पेंशन लेते हैं। ऐसा भी होता है, दो तीन जगह से वो रिटायर्ड होते हैं। आर्मी में इस प्रकार का प्रोविजन वो लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, दो जगह का तो पक्का लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बंदा एक पेंशन को खाएगा, दूसरा पेंशन तो जमा ही होगा, तो जमा होता था तो उसी के ऊपर इनको, इंटरेस्ट के ऊपर इनको बड़ा लालच रहता है कि इतना इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर वाजपेयी जी की दुआ से इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया, तो नतीजा ये बौखलाए हुए से थे कि इतना इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा ये। क्यों, रिटायर्ड आदमी को काफी नुकसान हो रहा था इससे। नतीजा, इन्होंने जैसे आए सीआरआर को बढ़ाया, एसएलआर को बढ़ाया, रेपो को बढ़ाया, तो ये सारे के सारे बढ़ा के ऊपर कर दिए गए, परसेंटेज आपको बताए थे। नतीजा क्या हुआ, हमारा लोन का जो रेट था वो भाग गया। जो 8% 9% पर लोन मिलता था, ये 12% हो गया। 2004 से लेके आपका अगर बात करेंगे, तो ये 2014 तक के बीच का कहानी यही है कि यहाँ पर सारी चीजें महंगी हो गई। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा का सारा महंगा हो गया, 1 से 2%। अब रिजल्ट इस 1 से 2% का क्या होता है, मान लो 9% या 10% पर होम लोन मिलता था, तो 100 आदमी लोन लेता था। लेकिन अब 10 के जगह पर अगर यहाँ पर सीधा सा हो जाए कि 12% के ऊपर होम लोन मिलने लगे, तो ये 100 आदमी में से 80 70 आदमी भाग जाएगा, लोन लेगा 30 आदमी। क्यों, जो लोन ले रहा है मैक्सिमम वो लोग है जो एकदम से मार्जिन पर है, वो आपका मिडिल क्लास का लोग है। तो मिडिल क्लास का लोग जो होम लोन लेने के लिए गया, देखा 2% का रेट भाग गया है, नतीजा ये
लोन लेने से ही भाग गया कि नहीं लोन लेंगे ही नहीं। तो 100 में से 70 आदमी भाग जाता है ऐसा, लेकिन हम लोग इसको डाटा को कर देते हैं 100 में हमारा अब 80 लोग लोन लिया। हम लोग बढ़ा के ही रख लेते हैं कि 100 में से 80 लोग लोन लिया। तो अब यहाँ पर क्यों लिया ऐसा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। जब ऐसा हुआ तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया तो यहाँ पर सीधा सा हमारा क्या हुआ, लोन हमारा लेस हो गया, कम लोग लोन लेने के लिए गए। क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो अब क्या हुआ, जब लेस लोग लोन लेने के लिए गए तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया हमारा, कम हो गया। यहां पर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया। तो यहां पर लोन लेस हो गया और साथ में यहां एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो सीधा सा लोगों के पास अब जो लोग लोन ही नहीं ले रहा है तो खर्च कहां से करेगा। मान लो पहले 100 घर बनते थे तो अब 90 घर बन रहे हैं। इस चीज को समझिए, 100 घर बनता था तो 100 घर में सीमेंट है, ब्रिक्स है, आयरन है, लेबर है, इन सब पर खर्चा करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, 90 घर बन रहे हैं तो अब 90 घरों के लिए सीमेंट खरीदाएगा, 90 घरों के लिए ब्रिक्स, 90 घरों के लिए आयरन और 90 घरों में लेबर लगेंगे। सही है ना अनीसा। जब हमारा लोन कम हो गया तो निश्चित तौर पर सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, लेबर सबकी भी बिक्री कम हो जाएगी। आकाश, होगा ना। यस। तो यहां जब ऐसा हुआ तब रिजल्ट क्या निकला कि यहां जब ऐसा हुआ तो सीधा सीमेंट इंडस्ट्री पहले 100 घरों के लिए जब सीमेंट बनाती थी तो मान लो 10 लोगों को रोजगार देती थी। अब क्या हो गया, 90 घरों के लिए सीमेंट बना रही है तो 9 लोगों को रोजगार देगी ना, है कि नहीं। यहां पर से तो जॉब कम होगा हमारा, यस। तो एक्सपेंडिचर कम हुआ। तो यस। सीधा सा रिजल्ट निकला कि लेस एक्सपेंडिचर तो लेस डिमांड भी हो जाएगा। अब ये डिमांड कम हो गया तो यहां पर सीधा सा यस। लेस प्रोडक्शन भी कम होगा। लेस प्रोडक्शन होगा और लेस प्रोडक्शन होगा तब क्या होगा, लेस एम्प्लॉयमेंट। लेस एम्प्लॉयमेंट, तो ये है पूरा का पूरा कहानी इनका। तब इन्होंने पूरा का पूरा एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड लोगों को तैयार कर दिया। अब ये अनएम्प्लॉयड लोग जब सोसाइटी में भटकना शुरू किया तब इन्होंने एक नई योजना में इनको सबको अट्रैक्ट किया कि देखो मनरेगा योजना। मनरेगा योजना में जो बाहर में 230 रुपया मिला करता था उन्हीं लेबर को 150 रुपया में काम करने के लिए तैयार किया गया मनरेगा योजना में कि भाई आपको यहाँ मिलेगा। चूंकि उनके पास बाहर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो तो बेचारा जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो 150 रुपया में उसको रोजगार देने लगे, 100 दिन का रोजगार, कि 100 दिन का हम रोजगार देंगे, आइए आपको हम रोजगार दे रहे हैं। नतीजा पूरा सरकार का वाहवाही, देखो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार काम कर रही है। अरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम नहीं कर रही है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, फिर बोल रही है कि एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। तो पहले बेरोजगारी क्रिएट करो फिर रोजगार दो, ये कौन सा पॉलिसी हुआ। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि पहले बेरोजगारी हम फैला लें उसके बाद बीमारी। वही हालत है कि चीन कोरोना वायरस फैला दिया और उसके बाद अब बोलेगा 2 महीना के बाद कि देखो हम इसका आपको वैक्सीन दे रहे हैं, देखो हम कितना बड़ा आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो भैया वायरस भी तो आपने ही फैलाया था तो वैक्सीन कौन देगा। क्या बात है, अनीसा का फिर कट गया। तो यहां पर हमारा अब ये खत्म होता है, यहां पर अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है आकाश। नो सर। ठीक है, नीति आयोग अगला पॉइंट है हमारा कि नीति आयोग को हमको यहाँ पर देखना है। अनीसा आवाज आ रही है।
अनीसा आवाज आ रही है ना? लगता है उसका नेट अभी तक भी सही से कनेक्ट नहीं हुआ है। अनीसा आवाज आ रही है? चलो ठीक है। यहां पर बात करते हैं हम लोग आज नेशनल इंफॉर्मेशन नीति आयोग की। एक मिनट जरा इसको हम दूसरा रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट कर लें।